गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे बताना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पढ़ रहे थे? परमाणु। परमाणु भार, यही पढ़ रहे थे ना, परमाणु भार। और परमाणु भार निकालने यस का सर। तरीका बताया था मैंने, दो सूत्र बताए थे तुम्हें कि सम संख्या है तो परमाणु क्रमांक इंटू 2, विषम संख्या है तो परमाणु क्रमांक इंटू 2 प्लस 1। तो बताओ कितने तक हमने परमाणु भार निकाल लिया था, कितने तत्वों का? 10 तक। 10 तक। ठीक है, 10 तक की टेबल बनवा दी थी क्या मैंने? यस सर। ठीक है, 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का बनाते हैं ना, वही तरीका लगेगा। देखो एक बार, हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी 11 से लेकर 11 to 2। 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का, 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। अब परमाणु भार कैसे निकालेंगे? पता है, सम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगेगा और विषम संख्या के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। देखो यहां से सबसे पहले स्टार्ट करूं मैं, यहां से परमाणु क्रमांक। सबसे पहले क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। ये सबसे पहले परमाणु क्रमांक, उसके बाद में तत्व, तत्व तत्व के बाद में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन तो काम में नहीं आएंगे ना, परमाणु भार में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक, फिर तत्व, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, और लास्ट में आ जाएगा परमाणु भार। भार। परमाणु भार। और परमाणु भार कैसे निकालेंगे? P प्लस N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परमाणु भार। ये लो, ये टेबल तैयार हो गई और फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ही। अगर सम संख्या वाला है, सम संख्या वाला कोई परमाणु है तो सूत्र क्या है? परमाणु क्रमांक इंटू 2। और अगर कोई विषम संख्या वाला है, संख्या वाला है तो उसके लिए क्या बन जाएगा? परमाणु क्रमांक इंटू 2 प्लस 1। प्लस 1। ठीक है, अपवाद कौन था यहाँ पर? देखो, क्लोरीन एक से लेकर 10 तक 2 अपवाद थे। एक तो नाइट्रोजन, वो तो हमने पढ़ लिया। ये आवाज बंद करो, आवाज। 11 से लेकर 20 तक भी 2 अपवाद थे, एक तो क्लोरीन, एक आर्गन। एक तो क्लोरीन, ठीक है, 17 नंबर पर आता है। और एक कौन सा है? आर्गन। और आर्गन कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर। क्लोरीन 17 पे, आर्गन 18 पे। अब क्लोरीन अपवाद क्यों है?
क्लोरीन अपवाद इसलिए है, देखो अब यहाँ पर उल्टा पुल्टा नियम नहीं लगेगा, आप वो वाला ही दिमाग लगाओगे कि सर वो पहले वाला ही लगा दे क्या, कि बेरिलियम सम संख्या पर था तो विषम वाला रूल लगा दिया, और नाइट्रोजन विषम संख्या पर था तो सम वाला रूल लगा दिया। नहीं, यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही रूल लगेगा। अगर क्लोरीन 17 का मतलब है विषम तो विषम वाला ही नियम लगेगा, आर्गन 18 पर है सम तो सम वाला ही नियम लगेगा। वो उल्टा पुल्टा नियम तो उन दोनों के लिए, बेरिलियम के और नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर नियम समान लगाना है। फिर आप कहोगे सर अपवाद कैसे हुआ? अपवाद ऐसे हुआ कि जब क्लोरीन के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे ना, तो क्लोरीन बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना आएगा, सॉरी परमाणु भार कितना आएगा, बताओ देखे। क्लोरीन का 35 आएगा ना। देखो विषम संख्या है, विषम संख्या है तो परमाणु क्रमांक तो कितना है 17, 17 इंटू 2 प्लस 1, 17 इंटू 2 प्लस 1 तो 17 अरे देखो 17 इंटू 2 प्लस 1 35 हो गया। अब ये अपवाद कैसे हुआ? ये अपवाद ऐसे हुआ जो 35 आ रहा ना 35, इसके लास्ट में हमें 0.5 ऐड करना है। कल मैंने नोट्स भेजे थे, अगर आपने चेक किया हो तो सबसे लास्ट में यही लिखा था क्लोरीन के लिए आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा ना 35 उसके लास्ट में आपको क्या ऐड करना है 0.5 यानी कि 0.5 ऐड करना है। तो बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? भार 33.5 शाबाश 35.5 35.5 ठीक है। अब आर्गन, आर्गन के लिए वही ये समान रूल लगेगा सम वाला। तो बताओ आर्गन का परमाणु भार कितना आएगा? 40 40 कैसे आएगा? 18 पे आ रहा ना 33 ना। अरे आर्गन सम संख्या है, 18 परमाणु क्रमांक है, सम वाला रूल लगाओ ना, परमाणु क्रमांक इंटू 2, 18 इंटू 2 36 36, 18 इंटू 2 कितने हो गए? 36 लेकिन अब ये अपवाद इसलिए है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आंसर आपका 36 आएगा, उसमें आपको +4 ऐड करना है। इसमें 0.5 ऐड करना था, इसमें 4 ऐड करना है। ठीक है, कितना आया? 18 इंटू 2 कितना? 36। तो 36 में क्या ऐड करोगे? 4, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 40। ये याद रखोगे, अपवाद है। ठीक है, अब कोई बोले सर 40 क्यों आ गया, ऐसे ही कैसे आ गया? तो ध्यान रखना ये जो 4 है ना, 4 का मतलब है इसके पास 4 न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, 4 न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का ध्यान रखना, जब 17-18 पर पहुंचेंगे ऐसे कैसे लिखना, आपको पहले ही निकाल दिया 2 का। तो 11 नंबर पर कौन आता है? सोडियम। ये तो सोडियम का कॉलम, तेरह है। ये 14, ये 15 वाला, 16 वाला, आवाज मत करो बेटा, आवाज नहीं, ये 17 वाला, 18 वाला, अपनी आवाज को म्यूट करो। और ये 20 हो गया, 20 तक। देखो 11 पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और लास्ट में कैल्शियम। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो प्रोटॉनों की संख्या का तो पता लग गया। प्रोटॉनों की संख्या तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या का नहीं पता। कोई बात नहीं, परमाणु भार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो जैसे ही परमाणु भार निकालेंगे, परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को लेस कर देना, किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। सिंपल है। ठीक है, अब देखो
निकालना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप निकालो सोडियम का परमाणु भार कितना होगा, बताते जाओ। 23 23। सोडियम का परमाणु भार कितना आया, 23 23। ठीक है। मैग्नीशियम का डबल कर दो, 24 एल्यूमिनियम का 27 27, सिलिकॉन का 28 फॉस्फोरस का 31 हाँ 31 हाँ 31, सल्फर का 32 क्लोरीन का 35.5 ये रहा ना, निकाल दिया ना 35.5, आर्गन का 40 पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 40। शाबाश, ये निकल गया परमाणु भार 11 से लेकर 20 तक का। अब देखो सभी बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूँ। सोडियम था 11 नंबर पर, सोडियम था 11 नंबर पर, मतलब विषम था, परमाणु क्रमांक 11 है, 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22, एक जोड़ना था, कितना हो गया 23। फिर मैग्नीशियम था 12 नंबर पर, जस्ट डबल करना है, परमाणु क्रमांक 12 है, 2 से गुणा करो 24। फिर एल्यूमिनियम था विषम संख्या 13 दूनी 26 और 1 27। सिलिकॉन था सम संख्या 14 दूनी 28। फिर फॉस्फोरस थी विषम संख्या 15 दूनी 30 और एक ऐड करोगे तो 31। सल्फर थी सम संख्या 16 इंटू 2 प्लस सॉरी इक्वल टू 32। 32 क्लोरीन थी विषम संख्या, सेम नियम लगाना है लेकिन आंसर के आगे ये अपवाद है 0.5 आपको क्या करना है, ऐड करना है। आर्गन अपवाद है 18 दूनी 36 में, लेकिन प्लस 4 ऐड करना है, ये याद रखोगे तो 40। अब एग्जाम में तुम क्या करोगे, गलती करोगे, अगर आपसे आर्गन का पूछ लिया तो आप ये सूत्र लगाओगे, परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करना है तो 18 दूनी 36 करके आ जाओ। जबकि अपवाद है, याद रखना पड़ेगा कि सर ने कहा था इसमें 4 जुड़ेंगे तो 40 करना है। पोटाशियम 19 पर आता है, विषम संख्या है, परमाणु क्रमांक इंटू 2 प्लस 1 19 इंटू 2 प्लस 1 38 प्लस 1 और 1 39। ये सम संख्या है, जस्ट डबल करना है, पर एटॉमिक नंबर इंटू 2 20 इंटू 2 इक्वल टू 20 सॉरी 40। ये लो, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पूरा ऐसे कैसे? यस सर कोई प्रॉब्लम किसी को भी परमाणु भार के अंदर, कैसा भी कोई क्वेश्चन? नो सर ओके अब बताओ आप यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे। देखो ये जो 23 आ रहा ना, इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है, ये 24 इन दोनों को जोड़ने, 27 इन दोनों को जोड़ने से, तो P प्लस N, तो P का मतलब तो पता हमें, P का मतलब प्रोटॉन की संख्या ये रही, ऐसे कैसे उतार दो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस और 20 प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पर किसकी संख्या आएगी बताओ? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? 23 में से 11 घटा दो, 12 12। यहाँ पर तो डबल होती है 12, यहाँ पर 14 यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर 18। लेकिन इसमें ध्यान रखना 4 ऐड करवाया था ना, यहाँ पे 4, मैंने कहा था 4 न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसमें 22 होते हैं, 40 में से 18 जाएंगे तो 22 होते हैं। फिर कोई बोले सर यहाँ पर भी 0.5 ऐड करवाया था, फिर यह 18.5 आएगा। नहीं, न्यूट्रॉन आधा थोड़ी होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आधे नहीं होते हैं, पूरे ही होते हैं। ये 0.5 तो कोई अपवाद है, कोई रूल है, इसमें आप दिमाग में लगाओ, आपको याद रखना है 35.5 आधा। कोई बोले सर 18.5 न्यूट्रॉन जाएंगे, 18.5 का मतलब है न्यूट्रॉन तो आधा हो गया, आधा न्यूट्रॉन होता ही नहीं, पहली बात। और यहाँ पर कितने हो गए 22, यहाँ पर कितने हैं 20 और यहाँ पर भी कितना है 20। ये न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको मिल चुकी है, यहाँ से उठाओ और यहाँ पर डाल दो, कितना 12 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन 14 न्यूट्रॉन 14 न्यूट्रॉन 16 16 18 22 20 और 20। ये हमने निकाल दिया 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। 11 से लेकर 20 तक के तत्वों का क्या निकल चुका है, परमाणु भार।
अब बताओ 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब ये जो थर्ड चैप्टर है आपका ये पूरा होने वाला है, लेकिन पूरा होने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको। थर्ड चैप्टर पूरा होने वाला है, लेकिन अब पूरा होने में अभी तक भी हमारे पास 3 टॉपिक बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है 3 टॉपिक, और बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए आपको तीनों टॉपिक पढ़ने के लिए, क्योंकि वो टॉपिक कंफ्यूज करते हैं। हर कोई टीचर क्लियर करवा ही नहीं सकता, वो 3 टॉपिक ही ऐसे हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, बहुत सोच समझ कर। और वो जो 3 टॉपिक है ना, एक तो है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार अलग है, परमाणु द्रव्यमान। एक है मोल संकल्पना, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल संकल्पना। पहला पॉइंट कौन सा है? परमाणु द्रव्यमान। दूसरा कौन सा है? मोल संकल्पना। और तीसरा है मोलर मास या मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, मोल संकल्पना, और एक है मोलर द्रव्यमान। आपको नाम ही ऐसे अटपटे से लग रहे हैं। आज से पहले आपने मोल संकल्पना नहीं सुनी साइंस के अंदर, आज से पहले आपने मोलर द्रव्यमान नहीं सुना, तो बहुत ज्यादा ढंग से समझाना पड़ेगा, और उनके लिए चाहिए हमें पूरी क्लास। तो मैं अभी तीनों में से एक भी टॉपिक चालू नहीं करूंगा। हो सकता है हमें 2 दिन लगे, क्योंकि मैं अभी मान लो मैं आपको यहाँ से परमाणु द्रव्यमान चालू कर दूं तो समझ ही नहीं पाओगे आप। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि टाइम कम बचा है और टॉपिक आधा रह जाएगा। तो वो टॉपिक हम एक नई क्लास से, एक नए पीरियड से, एक नए वीडियो से चालू करेंगे। डायरेक्टली मैं वही लीड करूंगा, परमाणु द्रव्यमान। तो 3 टॉपिक बच रहे हैं और 2 दिन का समय चाहिए। 3 टॉपिक और 2 दिन का समय। देखो परमाणु द्रव्यमान में क्लास ये पूरी, मोल संकल्पना तो आप समझ सकते हो वैसे भी, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो 15-20 मिनट में क्या किया जाए? 15-20 मिनट में थर्ड चैप्टर में मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया है उसका टेस्ट लिया जाए। ले लूं टेस्ट? बोलो। यस सर। पेन कॉपी उठा लो। टेस्ट क्या लेना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा, संयोजकता लिखवाऊंगा, या कोई भी रासायनिक सूत्र बनवाऊंगा, या परमाणु भार निकलवाऊंगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक तैयार करने हैं। देखो पेन कॉपी ले लो और बिल्कुल ऑनेस्टली, केयरफुली, ठीक है, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने आप का ऑब्जर्वेशन करना है, अपने आप को डील करना है मेरे साथ कि मैं कितना सीख पा रहा हूं, मैं कितना कर पा रहा हूं, ठीक है। करूं स्टार्ट? देखो उठा लिया क्या पेन कॉपी? उठाया? कुछ बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ उठा लिया सर। जवाब आना चाहिए हर चीज का, यस सर, नो सर, यस सर, हाँ सर, जी सर, ऐसा ऐसा चुपचाप नहीं बैठना है। देखता हूँ किसकी ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारी कोई पिटाई नहीं हो रही। झूठ बोलने का मतलब है हम अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं? बेवकूफी कर रहे हैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। तो जो भी है बता देना, मैं पूछूंगा कि किसके 5 में से 5 आए, किसके 5 में से 4 आए, किसका हर राउंड पूरा सही जा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं पढ़ाता ही रहूंगा, आप वीडियो देख के खत्म, बात। सीख ही नहीं रहे हो तो प्रैक्टिस भी तो जरूरी है ना। पढ़ाई के अंदर तो जितनी एक्सरसाइज होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कोई भी काम ले लो, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट आप 1 महीना क्रिकेट खेल रहे हो, फिर आपने 2 साल का गैप दे दिया, 2 साल के बाद भी आप बल्ला उठा रहे हो, नहीं खेल पाओगे। हमें चाहिए रनिंग, हमें चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो हर बॉल को खेलने की, तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। ऐसे ही पढ़ाई है, अगर आपने आज इस टॉपिक को उठा लिया, इस टॉपिक को आप 2 महीने बाद में देखोगे भूल जाओगे। तो हमें चाहिए प्रैक्टिस। आ रही होगी बात समझ में? ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सल्फर, एल्यूमिनियम, जिंक और बेरिलियम। सल्फर, एल्यूमिनियम, जिंक और बेरिलियम, इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको राइट करना है, लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
2, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन। इन पांचों तत्वों की संयोजकता लिखनी है। इन पांचों तत्वों की क्या लिखनी है? संयोजकता। संयोजकता बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक ले लो मैग्नीशियम। इन चारों तत्वों का, नहीं मैग्नीशियम मतलब बेरिलियम ले लो और क्लोरीन। इन पांचों तत्वों का क्या बताना है? परमाणु भार। परमाणु भार। क्वेश्चन नंबर 4, गैलियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, इनका क्या बताना है? परमाणु क्रमांक कि ये कितने नंबर पर आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखना है कि ये 15 पे आएगा, 20 पे, 23 पे, 24 पे, कितने पर भी आएगा वो तो आपको देखना है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 बता देना आप। कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बस छोटी सी डेफिनेशन है वो लिख देना। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं? योर टाइम स्टार्ट इज नाउ, सो केयरफुली एंड ऑनेस्टली डू दिस। स्टार्ट कर दो इनको करना। कितने क्वेश्चन कर लिए नेहा? सर पहला कर रही हूँ जिंक। पहला ही कर रही है अभी तक? भावना, मानसिंह, सर पहला कर लिया। करो फटाफट करो। पहले में टाइम लगेगा, देखो दूसरे में तो संयोजकता लिखनी है, फटाफट बता देना किसकी 2 है, किसकी 3 है, किसकी 1 है, जो भी है। और इसमें ये क्या है, फटाफट दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन तो ऐसा मान लो 1 मिनट का है। पहला क्वेश्चन मान लो 2 मिनट का, द्रव्यमान लिखना 1 मिनट मान लो, कुल मिला के 5 मिनट के क्वेश्चन है सारा। लेकिन 5 मिनट में तो वही कर सकता है जिसने पढ़ाई की है, समझा है, एक्सरसाइज की है। बाकी तो पहला क्वेश्चन ही आपके लिए 1 दिन का हो जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो।
अगर हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया? No. रियांसी, सर हो गया है। हो गया? यस सर। 5 क्वेश्चन हो गए पूरे? यस सर। चलो आधी मिनट और देता हूँ, फटाफट कर लो जिसने नहीं किया। चलो मैं कर रहा हूं, अपने आप जो आंसर है मैच कर लेना किसने क्या किया है, ध्यान देना। पहले क्वेश्चन में क्या करना था, सल्फर, एल्यूमिनियम, जिंक और बेरिलियम का क्या लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो सल्फर कितने नंबर पर आता है, 16 पर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सल्फर 16 पर आता है, 1s2 यस सर। 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। यस सर सही है। ये तो सल्फर का। उसके बाद में एल्यूमिनियम का यहाँ पर लिख देता हूँ, 13 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये किसका होगा, एल्यूमिनियम का। फिर बेरिलियम, बेरिलियम तो कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। इसका तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1s2 और 2s2 2s2 1s2 2s2। फिर कौन बचा, जिंक। हाँ ये थोड़ा बड़ा है, 30 नंबर पर आता है जिंक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d10। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, फास्फोरस, सिलिकॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन की संयोजकता लिखनी थी। मैंने बताया था फास्फोरस की संयोजकता होती है 3, सिलिकॉन की होती है 4, हीलियम की 0, नियोन की 0, आर्गन की 0, तीनों की 0। अब इनका क्या लिखना है, परमाणु भार। नाइट्रोजन कितने पे आता है, अपवाद था, विषम संख्या है तो 14। यस सर। ऑक्सीजन का 16, 16, क्लोरीन 9 नंबर पर आता है 19, 19, ठीक है। और बेरिलियम का 9, 10, इसका 35.5, ठीक है। अब इनका परमाणु क्रमांक, ये वाला गलत हुआ होगा मेरे हिसाब से। देखो गैलियम का परमाणु क्रमांक कितने नंबर पर आता है, 31। मैंने ट्रिक बताई थी ना, गा गीत
आस से गा गीत। अब ये कितना है 33 और ये कितना है 34। गा गीत आज से बढ़कर, और ये कितना हो गया 35। और द्रव्यमान संरक्षण नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव्यमान को केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसने इतना भी लिख दिया ना कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल द्रव्यमान को बदला जा सकता है, ये भी राइट आंसर है जिसने इतना भी लिखा है। अब मुझे ईमानदार से बताना जिसके 5 में से 5 सही हैं, जिसके 5 क्वेश्चन राइट है, एक भी नहीं सर कोई बात नहीं, जिसके 5 में से 4 सही है पूरे पूरे। सर हमारे सही है। सर हमारे सर हमारे चाहिए सर हमारे अच्छा ठीक है, फिर एक कौन सा गलत हुआ? 5वां। ये तो 5वां। क्या 5वां तो थोड़ी था। अच्छा बताओ 5वां क्वेश्चन किस किस का सही है ये बताओ। सर मेरा। चौथा क्वेश्चन पूरा किसका सही है? चौथा क्वेश्चन सर मेरा सही है। मेरा सही है। सर मेरा कौन सही सा है। गलत हो गया? मेरा सही है।